हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स की लॉ अपडेट्स। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने आज ही 22 अगस्त 2023 को 21 पोस्ट फॉर हायर जुडिशल सर्विसेज नोटिफाई किए हैं। तो जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं की है तो विजिट करके एनरोल कर लीजिए। और अगर आप एचएचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्री और मेंस के लिए कुछ कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है ताकि जिस समय पर कोई भी फॉर्म फिल करें हमसे कुछ गलती ना हो। और कोर्सेज क्या है, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या है और एग्जामिनेशन कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, क्या करिकुलम है, कौन कौन से सेंटर होंगे, कहाँ कहाँ पर सेंटर लग सकता है, किन किन कैटेगरीज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो सेशन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, एडवर्टीजमेंट का डेट आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 22 अगस्त 2023 को ये एडवर्टीजमेंट नोटिफाई हुआ है और 12 बजे पीएम पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन को फिल करने की वो 12 सितंबर 2023 है। और अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर में आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ डेट आप देख लीजिए, ऊपर मेंशन कर दिया है मैंने, 16 से लेकर 18 के बीच में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्री के एग्जामिनेशन की कोई भी डेट उन्होंने अभी नोटिफाई नहीं की है। फिलहाल उन्होंने कहा कि हम बाद में बताएंगे कि प्री की डेट क्या होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। टोटल पोस्ट हमारे पास जो है 21 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फ्रॉम बार। और इसमें आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने जो हमको ध्यान में रखने की बात है। सबसे पहली बात है कि जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट अवेलेबल है वो mpHC.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, वहाँ पर अवेलेबल है और वहीं पर आपके पास सारी डिटेल मिलेंगी। और उस डिटेल में जो भी फॉर्म है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, जितनी आपकी स्टैंडिंग वगैरह है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लोग भी मध्य प्रदेश के डोमिसाइल नहीं हैं और वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो सब लोग कैटेगराइज किए जाएंगे। माना जाएगा कि वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी माना जाएगा। इसके अलावा वो सारे कैंडिडेट्स जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सन नहीं है, यानी कि फिजिकली चैलेंज पर्सन नहीं है, उन सबको फी देना मैंडेटरी है, उनको फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पर आप रोल नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिखोगे। अगर किसी भी तरह का कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर आपने वहाँ पर बनाया तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और अगर ऐसा करते हैं तो उसका जो कैंडिडेचर है वो लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। कैंडिडेचर को जो भी आंसर्स लिखने हैं वो ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही लिखना है, कोई और कलर का पेन या कोई और पेंसिल वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जितने भी पेपर्स हैं उनमें सब में अपीयर करना कंपलसरी है। टोटल 4 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स में अपीयर करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेपर में अपीयर नहीं करते हैं तो फिर बाकियों में आपको बैठने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा और बल्कि बाकी क्वेश्चन पेपर्स इवैल्यूएट भी नहीं किए जाएंगे। तो ये एक बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हमको देखने की रिक्वायरमेंट है। डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दिया है कि हमारे पास टोटल पोस्ट कितनी पोस्ट है। यहाँ पर टोटल पोस्ट है हमारे पास 21। अब 21 पोस्ट को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की टोटल 3 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स की हमारे पास 4 पोस्ट है, ओबीसी की हमारे पास आगे 3 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी हमारे पास 11 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट हमारे पास यहाँ पर टोटल मिलाकर हमारे पास 21 पोस्ट है। अच्छा, अब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए अगर हम 2% निकालें, 2% कोटा होता है, तो 2% कोटा अगर निकालें 21 पोस्ट का तो 0.42 बैठता है, तो यानी कि 1 भी नहीं बैठ रही है। तो इस बार उनके लिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट इस बार नहीं है, तो उनको नहीं मिलेगी। चलिए आगे आ जाते। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब क्या क्या
एलिजिबिलिटी होना चाहिए उस पर्सन का, क्या क्या चीज़ें उसके पास पोजेस में। पहली बात तो वो सिटीजन होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स का उसका एज जो है वो अभी पूरा हो चुका हो, 45 ईयर्स से ज़्यादा एज उसका नहीं होना चाहिए। और ये जो एज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट करेंगे, जो डेट होगा 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट होगा। और इसके अलावा जो भी एडवोकेट्स में अपियर होंगे, कम से कम उनका जो एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर्स का होना चाहिए और कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस में होने चाहिए। और वो भी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट करके देखेंगे। यहां पर लिखा है उन्होंने आर्टिकल नंबर 233 क्लॉज 2 में कि एडवोकेट हैज हैविंग अ कंटिन्यूइंग इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि जिस डेट पर आप उसको फिल कर रहे हैं उस दिन उनकी जो प्रैक्टिस है वो कम से कम 7 ईयर्स की कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। अब प्रैक्टिस का जो प्रूफ है वो कैसे साबित होगा कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास इनकम टैक्स का प्रूफ होना चाहिए। इनकम टैक्स का प्रूफ कैसे होगा? इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल करनी पड़ेगी और इनकम टैक्स की रिटर्न में ये फाइल करना पड़ेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो एज एन एडवोकेट प्रोफेशन से डराइव हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो एज एन एडवोकेट शो हो रही है। इसके अलावा आपको 10 फाइनली डिसाइडेड केसेस या डिस्पोज ऑफ केसेस की सर्टिफाइड कॉपीज भी दाखिल करनी पड़ेगी, उसी लिस्ट दाखिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। और एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके अलावा कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस का भी आपको सर्टिफिकेट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ से लेना पड़ेगा, अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार से प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं या एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, इनका अगर 7 ईयर्स पूरा हो गया है एज एन एडवोकेट तो वो एलिजिबल है, तो वो उस अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और अपॉइंटमेंट के लिए अदरवाइज अनफिट नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट किन किन ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। पहली बात उनका कहना है कि स्पाउस जो है कोई भी बाइगमिस्ट नहीं होने चाहिए, वो बाइगमी नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेटरी बॉडी या लोकल बॉडी से कहीं पर भी उन्हें निकाला ना गया हो, डिसमिस या रिमूव ना किया गया हो, उन्हें किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट ना किया गया हो, उन्हें किसी हाई कोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कहीं पर भी डिबार या डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि वो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि एज अ जज बनने के लिए वो क्रिमिनल केसेस अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो उन केसेस में वो पर्सन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एडवोकेट एक्ट में भी वो प्रोफेशनली कहीं किसी मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हेल्ड ना किए गए हों, उनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। डेट उन्होंने दी है 26 जनवरी 2001। इस डेट के बाद, मतलब ये वाली डेट और इस डेट के बाद में अगर उनके 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हुए हैं तो फिर वो लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसमें अनफेयर मीन्स के बारे में यहाँ बात की गई है, तो वो हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि कुछ लोग एचएस जैसे एग्जामिनेशन में तो क्या ही अनफेयर मीन्स यूज़ करेंगे। चलिए अभी आगे आते हैं। वो सब क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है उन्होंने, वो धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं हम लोग ताकि पूरा समझ में आ जाए। अब आगे आते हैं हम, प्रोसीजर एंड डायरेक्शन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम एप्लीकेशन, यानी कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या डायरेक्शंस हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोला है कि आप जो भी वेबसाइट विजिट करोगे वो होगी www.mpHC.gov.in और इसमें आप जाने के बाद जब इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पर एक टैब दिया होगा रिक्रूटमेंट रिजल्ट के नाम से, उस पर आप क्लिक कर लोगे। फिर आप अंदर क्लिक करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड के ऊपर। उसके बाद आपके पास फॉर्म मिल जाएगा, 4 लिंक आपको मिलेंगे। 4 लिंक में से आपको पहले वाले पर क्लिक करना है, यानी इस वाले पर क्लिक करना है और जैसे लिखा है ना कैंडिडेट विल हैव टू क्लिक ऑन एडवर्टीजमेंट क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास फॉर्म मिल जाएगा, उस पूरे फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा। यूज़र आईडी, पासवर्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब फिल कर आप जो भी पॉपअप उसमें आएंगे, मैसेजेस आएंगे जैसे जैसे उसको फिल करते रहिएगा। और आगे इसमें जो भी आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट होगा, उसका प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रख लीजिएगा। और अगर एडिट करना है एप्लीकेशन को करेक्ट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा। अब जहाँ तक एग्जामिनेशन फीस का सवाल है, एग्जामिनेशन फीस जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 977.02 है, वो पे करना है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए दिया इन्होंने 577.02। ये
फीस वहाँ पर डिपॉजिट होगी, ऑनलाइन ही जमा होगी। डिटेल यहाँ पर दिया है जो भी, तो मैं उसको डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेन तो कंसोलिडेटेड फीस ही जमा होती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता ही दिया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसे नहीं मिलेंगे, वो सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो एडमिट कार्ड है वो जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह इशू किए जाएंगे, वो यहीं पर यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में बताया। देखिए यहाँ पर 3 प्रोसेस बताए गए हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा प्री का, जिसे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको टिक करना होगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन है। और इसके अलावा जो आपका मेंस है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसका इंटरव्यू और वाइवा वॉस, ये 3 स्टेजेस आपके पास है। जहाँ तक प्री या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है उसका डेट और प्लेस एग्जामिनेशन का कौन सा होगा, वो कहते हैं सेंटर्स आपके लग सकते हैं जबलपुर में, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर में, इनमें से कहीं पर भी लग जाएगा। टोटल आपका जो टेस्ट है वो लगभग 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का होगा। सेंटर्स जो भी आप प्रायोरिटी में फिल करेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी हाई कोर्ट चूज़ करेगा उसके हिसाब से एलोकेट कर सकता है। बाद में कोई भी आप चाहते हैं कि सेंटर चेंज हो जाए तो ऐसे चेंज नहीं होगा। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में वो कहते हैं हमारे पास टोटल प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चंस आएंगे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और सिलेबस हमारे पास यहाँ दिया है। सबसे पहले आप देखें आईपीसी है, आईपीसी सीआरपीसी। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई नया एक्ट हमारा, तो जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जिसके बारे में कह रहे थे कि वो रिपील होकर नया आ रहा है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ, अभी सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जिन लोगों के कंफ्यूजन था कि नए एक्ट सीआरपीसी में, आईपीसी एविडेंस एक्ट में आ जाएंगे, तो वो चीज़ अभी नहीं है, वो पुराना ही है। अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो देख लीजिएगा। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया। तो टोटल ये आपके क्वेश्चन होंगे 27 और 27 मार्क्स का ही होगा। इसी तरह से सीपीसी, टीपी एक्ट और आईसीए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 20 मार्क्स का है और 20 ही क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका 9 मार्क्स का आएगा, स्पेशल लीव 5 मार्क्स का है, एनडीपीएस एक्ट आपका 4 मार्क्स का है, लिमिटेशन 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, एनआई एक्ट आपका 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट वही 5 मार्क्स का है 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर पर्सनल लॉ को हम देखेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ये भी आएगा, और ये टोटल हमारे पास 7 मार्क्स का है। इसके अलावा SC/ST एक्ट भी आएगा, 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्ट भी आएगा, ये भी 3 मार्क्स और 3 क्वेश्चन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट फीस एक्ट भी आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट भी आएगा। 7 मार्क्स के हैं ये, मतलब टोटल मिला के 7 मार्क्स के हैं, 7 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा पॉक्सो है 3 मार्क्स का, जुवेनाइल जस्टिस JJ एक्ट 3 मार्क्स, IT एक्ट 3 मार्क्स, GK आएगी आपकी 10 मार्क्स की, और कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी 10 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश आएगा 10 मार्क्स का। इसके अलावा आपके लेटिन मैक्सिम्स वगैरह, लॉ लेक्सिकन्स, ये सब 5 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन है, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी आएगा 5 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर आपके पास है 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स का है। तो ये है। इसके अलावा और उन्होंने बोला है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे लीडिंग क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर या मध्य प्रदेश की जो फुल बेंच के डिसीजंस हैं उनको भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि उनके भी चांसेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से वो लोग पूछ लें। चलिए अभी आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है ना, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन टेस्ट जो जिस तरह से ऑनलाइन टेस्ट ये लोग लेते हैं, जिस तरह से आपका जुडिशरी का ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेम पैटर्न हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो होता है। जैसे अब IPC वाले क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल वही पैटर्न पर आ रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ओपन कर लिया, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, जिस तरह से एग्जामिनेशन में एक्चुअल में टाइमर चलता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी, सेम सेव एज नेक्स्ट वाला ऑप्शन, मार्क एंड रिव्यू वाला ऑप्शन, क्लियर रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन, सेम वही पैटर्न है। बस वहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो राइट साइड पे शो हुए होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं वो राइट साइड पर यहाँ पर शो हुए होते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो इससे आपको प्री की एग्जामिनेशन को प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आप प्री के लिए स्पेशली यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लेते हैं, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको 1458 रुपये में आप ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और इसमें करीबन 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने के इसके पूरे चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप एनरोल कर लेते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी, बल्कि इसमें आपका रैंक वगैरह भी सब कैलकुलेट होता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक आपका कहाँ आ रहा है
वो सब भी इसमें कैलकुलेट होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी मदद वाला हो सकता है, तो इसको आप यूज़ कर सकेंगे। चलिए वापस आते हैं। ये सब चीज़ें हमने देख लिया। देखिए वही है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर हमारे पास सेव एज नेक्स्ट के ऑप्शंस होते हैं और ये सब कर सकते हैं। यहाँ सब भी वही सब चीज़ें, वो सब कर सकोगे आप। चलिए, ऑब्जेक्शंस आप फाइल कर सकते हैं, उन्होंने बताया कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके दिए हैं। फिलहाल मैं उन सब पर नहीं जा रहा हूँ अभी, जो जो मेन एसेंशियल है उनको सब देख रहे हैं जल्दी से, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मिनिमम मार्क्स प्री में कितने आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा ना हो कि एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक लिमिट लगाया है कि अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आए। तो जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए उन्होंने कहा कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपके, यानी कि 150 में से मिनिमम 90 मार्क्स आना चाहिए, बाकी रैंक के हिसाब से बुलाएंगे। और जो एस सी एस टीज़ हैं उनके लिए कम से कम 55% होना चाहिए, और यानी कि उनको 82 या 82.5 लगभग 150 में से राउंड ऑफ करके 82 उनको लेने होंगे। बाकी तो जो भी उनकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से कॉल किया जाएगा। और मेंस में जो कॉल करेंगे लगभग 1:10 बुलाएंगे, मतलब 10 पे एक, अगर 10 पोस्ट है तो उन पे से एक बंदा बुला लेंगे। तो इस तरह से वो लोग कॉल अपॉन करेंगे। अब मेंस का देखिए आप, 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा टोटल। अगर मेंस का आप देखोगे यहाँ पर तो टोटल आपका ये 400 मार्क्स का है। डेट एंड टाइम उन्होंने बताया है कि लगभग 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज में होगा। डेट जो भी लेटर ऑन डिक्लेयर होगी तब हो जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो मेन रिटन एग्जामिनेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफिकेट फाइल करने हैं, क्या क्या फाइल करना है। सबसे पहली बात तो है कि आपको सारे डिटेल्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सर्टिफिकेट्स या टेस्टिमोनियल्स जो बर्थ को लेकर है, कास्ट को लेकर है, या क्वालिफिकेशन को लेकर है, डोमिसाइल को लेकर है, या आगे आपका बार का स्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें आपको सर्टिफाइड कॉपीज आपको फाइल करनी है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आपका इनकम एज अ एडवोकेट शो हुआ हो, और पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करना है। इसके अलावा 10 फाइनली डिसाइडेड केसेस या डिस्पोज ऑफ केसेस की सर्टिफाइड कॉपीज वो भी आपको देनी होगी। और आपकी जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है लास्ट 7 ईयर्स की, वो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज से, अगर हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार से आप वो लेटर ऑफ एक्सपीरियंस आप ले लेंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज वो आपको देनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो भी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन ने किए हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। अब हम आते हैं सिलेबस पर कि मेंस का सिलेबस क्या है। मेंस के सिलेबस के बारे में देखिए, आपके पास टोटल 3 घंटे का हर पेपर होगा, और हर पेपर लगभग 100 मार्क्स का होगा। पहले दिन आपके पास पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 होंगे, और दूसरे दिन जो आपको पेपर होंगे वो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 होगा। अब सबसे पहले पेपर नंबर 1 में देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। पेपर नंबर 1 में हमारे पास जो पेपर होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ और प्रोसीजरल लॉ होगा। टोटल मार्क्स है 100। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा सीपीसी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। ये बाइफर्केशन यहाँ पर मार्क्स का दिया हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सामने ही लिस्ट दी हुई है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पेपर है, वो आर्टिकल एंड समरी राइटिंग के बारे में, मतलब ये लैंग्वेज का पेपर हो गया एक तरह का, और ये भी 100 मार्क्स का है। और इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है सोशल टॉपिक पर, यानी एक तरह का ऐसे राइटिंग होगी। एक लीगल टॉपिक पर भी आपको ऐसे लिखना है, 10 मार्क्स के हैं। इसके अलावा आपको लीगल समरी राइटिंग करनी है, मतलब समरी राइटिंग का मतलब हो गया प्रिसिस राइटिंग, ये 20 मार्क्स की है। ट्रांसलेशन आपको करना है हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश टू हिंदी, ये 30 मार्क्स का है। और इसके अलावा हम आगे आते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में हमारे पास लोकल लॉज है, क्रिमिनल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ, ये भी 100 मार्क्स है। इनमें हमारे पास जो पेपर्स हैं अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, एससी एसटी, और भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसके अलावा आपके पास पॉक्सो, नार्कोटिक्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेंस के लिए भी हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए, जजमेंट राइटिंग के लिए, सिविल का भी, क्रिमिनल का भी, और चार्ज फ्रेम करने के लिए और इश्यूज फ्रेम करने के लिए एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ्स का है। जो लोग आंसर राइटिंग्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके क्रैश कोर्स मेंस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है,
अगर आप कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक आंसर की प्रैक्टिस डेली बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली टेस्ट दे रहे हैं, तो डेली बेस पर अगर आप उसको कर रहे हो तो आपका आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने जो भी आंसर लिखा है वो करेक्ट है, लेकिन जब एग्जामिनर के हाथ में वो कॉपी पहुंचती है तो उनको मार्क्स अच्छे मिलते नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अगर शुरू से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जजमेंट राइटिंग वगैरह में भी जो आप टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हो, वो अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखा होगा और आपने, तो फिर वो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आप मार्क्स भी अच्छे सिक्योर कर सकोगे। इसके अलावा देखिए, फोर्थ हमारे पास पेपर है, ये जजमेंट राइटिंग का है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें इश्यूज को फ्रेम करना, चार्ज को फ्रेम करना, सिविल और क्रिमिनल का जजमेंट लिखना, ये 40 मार्क्स से जजमेंट है, और जो चार्जेस और फ्रेम करने हैं या इश्यूज फ्रेम करने हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं। अब समरी राइटिंग यानी प्रेसिस राइटिंग में आपको जो कंटेंट होता है वो 1/3 करना होता है। इसके अलावा जितने भी लॉज एनफोर्स हैं, यानी यहां पर जो कुछ भी अमेंडेड लॉ है वो ही हमें कंसिडर करना है, एब्सोल्यूट नहीं देखना है। मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूं कि आपको चारों के चारों पेपर्स में अपीयर होना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगी। लीगल टॉपिक्स जो आएंगे, आर्टिकल जो आएगा वो बेसिकली आएगा जेंडर सेंसिटिविटी पर, मतलब टॉपिक्स आपके वुमेन को लेकर, जेंडर को लेकर बेसिकली हो सकता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है विमेन को लेकर या जेंडर सेंसिटिविटी लेकर, या जैसे थर्ड जेंडर है उनको लेकर, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की ही होती है इस तरह के मैटर्स में। इसके अलावा मान लो कोई क्वेश्चन सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शंस वगैरह दी है, जैसे मेधा कोतवाल लेले वाले मामले में, विशाखा वाला मामला है ना, ये सब गाइडलाइंस जारी की गई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के अगर मैटर्स हैं या हाई कोर्ट ने किसी मैटर में कोई डायरेक्शंस वगैरह दी हो तो वो सब आप कंसिडर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो मैटर्स हैं उनमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या जजमेंट राइटिंग के क्रिमिनल केसेस में स्पेशली आप जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी हो गया आपके पास। और आंसर्स आपको देने हैं वो ब्लू या ब्लैक पेन में ही देना है, रेड वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर कहीं पर भी। और जो ओबीसी है उसको मिनिमम 50% मेंस में सिक्योर करना है, और SC/STs को मिनिमम 45% सिक्योर करना है। चलिए, इसके अलावा इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं। इंटरव्यू में आपको मिनिमम जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और मिनिमम आपको 40% यानी कि 20 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और इंटरव्यू जो होगा वो जबलपुर में होगा। तो ये है बेसिकली ओवरव्यू। ये जो MP जबलपुर का जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 21 पोस्ट फॉर हायर जुडिशरी, तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो है आपका, इसको आराम से देख लीजिएगा ताकि पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाए। अगर आप क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके उस पर आप एनरोल करके कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो वेबसाइट पर ही फ़ोन नंबर भी दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।